So, in the previous lecture, we started a new topic that was Newton's laws of motion. So, NLM, we already had one lecture, or before going to today's lecture, we must review this part, FBD part, because the whole chapter will move around this part FBD. FBD आप लोग को सबको बहुत ही क्लियर होना चाहिए FBD कैसे बनाना है। तो मैं फिर एक बार रिकॉल करता हूँ सबको, FBD में क्या क्या पोर्शन आपको माइंड में रखने हैं और उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे। तो सबसे पहले एफबीडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेट, डब्ल्यू। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। सबसे पहले ये वेट आपको सही से डिनोट करना है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मैंने बताया टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, बट जब तक अर्थ आपको बना के नहीं दिया तब तक आपको यही कंसिडर करना है कि इफ समथिंग इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो द ग्रेविटी फोर्स विल बी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया कि देखो परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है, यहाँ पर सरफेस इंक्लाइंड है, फिर भी परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड है। बट अगर मैंने अर्थ बना दिया और कोई क्वेश्चन ऐसा रिलेटेड किया कि देयर इज अर्थ एंड देन सम ऑब्जेक्ट इज देयर एट अ पॉइंट, तो इसका मतलब एम जी ऐसे नीचे नहीं बना देना है, एम जी इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट वॉज टू डिस्कस द नॉर्मल फोर्सेज, स्प्रिंग किसी भी टाइप के फोर्सेज, कॉन्टैक्ट फोर्सेज हमें वहां पे बनाने हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बाद अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो वो वहां पर हमें अच्छे से करना है, और उसके बाद हमें एक चीज चेक करनी है, सिस्टम बैलेंस्ड है या नहीं है। बहुत ही सिंपल लाइन है, चेक करो सिस्टम बैलेंस्ड है कि नहीं है। बैलेंस्ड के दो पार्ट होते हैं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि बैलेंस्ड का मतलब होता है ऑलवेज जीरो, स्पीड जीरो नहीं। अगर कांस्टेंट स्पीड से भी मूव हो रहा है दैट इज आल्सो कॉल्ड अ बैलेंस सिस्टम। तो बैलेंस सिस्टम के दो पार्ट हैं, सब लोग ध्यान देंगे इस चीज को, क्या कि अगर रेस्ट पे है तो बैलेंस्ड है, और अगर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड है तो बैलेंस्ड है। अगर कोई एक्सेलरेशन है वहां पर देन विल से कि ये बैलेंस्ड नहीं है और उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन सेकंड लॉ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम रिलेटेड है, मतलब बैलेंस्ड सिस्टम है, तो नेट फोर्स होना चाहिए जीरो। इसका मतलब आपको बड़ा ही सिंपल मैनर में क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है बस। अगर अपवर्ड कोई फोर्स लग रहा है तो डाउनवर्ड उसे बैलेंस कर लेगा, अगर लेफ्ट में कोई लग रहा है तो राइट वाला फोर्स उसे बैलेंस कर लेगा। अगर अनबैलेंस सिस्टम है तो क्या करेंगे, तो हमें एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाना पड़ेगा, जो भी नेट फोर्स होगा उसको मास इनटू एक्सेलरेशन से करेंगे, और ये एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, नेट फोर्स की डायरेक्शन में रहेगा हमेशा। तो ये बहुत ही सिंपल सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बताया कि नॉर्मल फोर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीजें, तो ये मुझे लगता है सब लोग को क्लियर होगा कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स है। फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि नॉर्मल फोर्स पुशिंग नेचर का होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को, और जो स्ट्रिंग फोर्स होता है वो थोड़ा सा पुलिंग नेचर का होता है दोनों ऑब्जेक्ट्स को। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी माइंड में रखनी है कि पुलिंग और पुशिंग नेचर का किस टाइप में रहेगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेसिकली नॉर्मल फोर्स पर रिलेटेड, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे जो होंगे वो डिपेंडेंट होंगे बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स, मतलब जितने भी रिएक्शन टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे आज हम। तो आज का पार्ट है जो हमें देखना है दैट इज बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स, बेस्ड ऑन नॉर्मल फोर्स। तो सिंपल सा स्टेटमेंट है एकदम, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और अभी एक चीज और, एनएलएम में आप देखेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ सब लोग माइंड में रखेंगे, एनएलएम में दो चीजें चलती हैं। एक फोर्स है जो कि बहुत आपका अपोजिंग फोर्स है और बहुत सारे केसेस है उसमें, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है कि फ्रिक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको पता है फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू इंटू एन से इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कितना रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन मैंने ऑलरेडी आप लोग को समझा दिया है कि फ्रिक्शन किस तरीके से लगता है और उसके क्या क्या डिटेल्स है। और एक होता है फ्रिक्शन लेस। अच्छा, इफ नथिंग इज सेड, आपको क्या कंसिडर करना है, सरफेस फ्रिक्शन लेस और स्मूथ। सबको क्लियर रहेगा, बार बार मेरे से कोई पूछेगा नहीं कि सर फ्रिक्शन अपोज कर देगा, फ्रिक्शन ये कर देगा वो कर देगा, नहीं। इफ नथिंग इज सेड अबाउट द फ्रिक्शन कंसिडर इट व्हाट, फ्रिक्शनलेस और स्मूथ। सो हम अभी क्या करेंगे, चैप्टर को दो पार्ट में करेंगे।
चैप्टर को पहले हम सारे क्वेश्चंस फ्रिक्शनलेस पार्ट में सॉल्व कर लेंगे और फिर बाद में सिमिलर क्वेश्चन विद फ्रिक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है ये बेटर रहेगा, सबको अंडरस्टैंडिंग में इजी रहेगा कि पहले हम सारे क्वेश्चन विदाउट फ्रिक्शन कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्राइटेरिया। सपोज एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इट इज केप्ट ऑन अ ग्राउंड। So the question is, if it is at rest, if it is at rest, find the normal reaction. Find the normal reaction. बहुत ही सिंपल है, पहले स्टार्ट करेंगे, देखें कैसे अप्रोच करते हैं क्वेश्चन को। अभी ये फर्स्ट फ्यू क्वेश्चन आई विल बी सॉल्विंग, आप जस्ट उसको चेक करें, देखें। तो यार बहुत ही सिंपल सी बात है क्या कि हमें रेस्ट पर दे दिया है क्वेश्चन में, रेस्ट पे दे दिया है मतलब कि एक्सेलरेशन 0 है, मतलब अभी आपको क्या करना है, फोर्स बैलेंस करना है। तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए रेस्ट पे, रेस्ट पे मतलब क्या होना चाहिए, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा, बैलेंस होंगे। 0। वेरी गुड। अब बना लेते हैं क्या, एफबीडी। तो एफबीडी में यार ग्राउंड और बॉक्स दोनों को अलग अलग बनाते हैं, तब आपको बेटर एफबीडी समझ में आती है। तो ये मैंने बना दिया बॉक्स को थोड़ा सा ऊपर और ग्राउंड को थोड़ा सा नीचे, इस तरीके से मैंने बना दिया। अब याद करो सबसे पहला फोर्स क्या दिखाते हैं, Normal. ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशन। या दैट इज mg। एंड फॉर ईज ऑफ क्वेश्चन जी की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 10। ऑलरेडी बुक्स में आपको 9.8 मिलेगा, बट आई एक्सपेक्ट कि आप लोग को इतना मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा कि 9.8 कर लोगे, बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन मैं हमेशा 10 लेके सॉल्व करता हूँ। टेंशन मत लेना, बुक में हमेशा 9.8 होता है। ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। ये हो गया वेट। वेट के बाद क्या चेक करना होता है, नंबर 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बताओ क्या स्ट्रिंग स्प्रिंग कुछ दिख रही है क्या, No, sir. नहीं, कौन फोर्स है, नॉर्मल। क्योंकि अभी मैंने बताया भी कि हम क्वेश्चन अभी सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, नॉर्मली डिस्कस करेंगे, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि जब आपको एग्जाम में आएगा तो सब कुछ हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, स्प्रिंग भी हो सकता है, कैसा भी नॉर्मल हो सकता है। अब नॉर्मल का नेचर क्या होता है यार, कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर, और क्या होगा, पुशिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब इसको भी पुश करेगा और इसको भी नीचे की तरफ पुश करेगा। क्लियर, Yes, ये sir. क्या हो गया हमारा नॉर्मल फोर्स। यार अभी एक टेंशन है बहुत सारे स्टूडेंट को, लगता है कि सर ये क्या नीचे वाले सरफेस पे लगेगा क्या, नहीं। तो मैं आपको यहीं पे ये लाइन क्लियर करता हूं, क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैटर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स मैटर्स, नॉट द सरफेस इट इज एक्टिंग। क्लियर, इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियर करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाद में आप मुझे परेशान नहीं करो, सर ये कैसे हो गया, ये तो नीचे लग रहा था फिर कैसे हुआ, समझे। सपोज ये सरफेस है, एक फोर्स लग रहा है दिस नॉर्मल, तो आप पता है इसे ऐसे भी कर सकते हो, नथिंग टू वरी। आपका मन है अगर तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इट इज ऑल्सो ओके। देन आपका मन है तो आप इस बॉक्स को ऐसे भी बना सकते हो। ठीक, ऑल द केसेस आर सेम, व्हाई, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज upward. Clear, so all these FBDs are same as direction of forces is same. Clear, अभी सबको समझ में आया, किसी को कोई डाउट इसमें, मैं कहीं पे भी बना दूंगा, कोई टेंशन होगी क्या। अभी मैंने नॉर्मल यहाँ पे लगाया है, अब अगर मैं बीच में लगा दूंगा कोई टेंशन हो जाएगी क्या आपको, No, sir. नहीं, डायरेक्शन यही रहनी चाहिए। बट इस चीज को आप लोग फिजिक्स में समझें, इसको अदरवाइज मत ले जाइएगा, बिकॉज मैं लिखूंगा
यहाँ पर when dimension of object dimension मतलब लेंथ विड्थ are negligible. क्यों? Why I am writing this? रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर उसकी डायमेंशन होगी, लेट से कोई ऐसा क्वेश्चन है और आपने नॉर्मल बनाया है यहाँ पर, क्लियर डायरेक्शन है आप, और अगर आप फिगर बना दो, ये आप बना दो नॉर्मल यहाँ पर, आर दीज टू सेम? नो. No. Why? Because this this force will give only upward motion, only upward motion. But this force, as you know, about this point, this force will try to rotate also. Feel आया सबको? Yes, sir. So this will push upward motion प्लस रोटेशन. तो ये हमारा एक फिजिक्स में अलग चैप्टर है. कौन सा चैप्टर है हमारा? रोटेशन एक चैप्टर है. तो अभी अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात ये है कि इस पूरे चैप्टर में हम ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा मानेंगे? इस टाइप का, विद नो डायमेंशन. मतलब कभी आपको देगा नहीं कि ये 10 सेंटीमीटर है. क्लियर? नेग्लिजिबल लेंथ वगैरह है, पॉइंट ऑब्जेक्ट टाइप समझ सकते हैं. सो ऑल दीज आर लाइक आई विल से पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, नो डायमेंशंस. सो अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो कहीं पे भी कर सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऐसे कहीं पे भी नहीं ले जा सकते. समझ आया सबको? तो क्या ये स्पेशल पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा थ्रू आउट द होल फिजिक्स? जब तक हम फिजिक्स में ये मैकेनिक्स पढ़ेंगे, मतलब फोर्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि अगर इसकी डायमेंशन नहीं दिया तो कोई टेंशन नहीं, कहीं पे भी लगा दो. अगर डायमेंशन दिया है देन यू नीड टू बी केयरफुल, द फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट इट्स सेंटर. डन? पक्का ये बात समझ आ गई ना सबको? यस सर. ओके, वेरी गुड. तो इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. अभी नॉर्मल क्या है, मैंने नीचे लगाया हुआ है, इससे थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है क्वेश्चन. मैं इसको नॉर्मल को प्रॉपर लगाता हूँ कि समझ में आए. कैसे? मैं इस तरीके से बोलूंगा कि वेट लगेगा नीचे W, और नॉर्मल की डायरेक्शन किस तरफ आ रही है? अपवर्ड. तो मैं इसी पॉइंट पे लगा दूंगा ऐसे, अपवर्ड. तो इससे ये बहुत ही बेटर क्लियर हो जाएगा हमें, ये क्या चीज अच्छी से समझ में आ जाएगी कि क्वेश्चन किसका है? रेस्ट का क्वेश्चन है ना? रेस्ट का है, नेट फोर्स जीरो का क्वेश्चन है. तो नेट फोर्स जीरो में हमें पता है कि क्या होता है, रेस्ट है, इसका मतलब एफ नेट जीरो है. एफ नेट जीरो का मतलब क्या होगा? ऑल फोर्स मस्ट बी बैलेंस. एफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट. लेफ्ट राइट में कोई फोर्स है क्या? नहीं. No, sir. तो अप डाउन. अप एंड डाउन ऑफ एफ इज इक्वल टू Mg is एफ डाउन. यस. सो अप में कौन है? एन है, और डाउन में कौन है? एम जी है. सो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? 100. समझ आया क्या है सबको? पक्का Yes, ये चीज क्लियर है अच्छे से, जो मैंने यहाँ Yes, पर sir. बताई अप डाउन कैसे कर लेना है. और ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि मैं अब अपने अकॉर्डिंग जो मुझे फिगर में अच्छा लगेगा, मैं कभी कभी ये बना दूंगा, कभी ये बना दूंगा, कभी कभी ये बना दूंगा. तो आप लोग ये मत पूछना सर इस फिगर में ये क्यों बनाया, सेकंड फिगर में ये क्यों बनाया. ऐसे ही मेरा मन जो अच्छा लगेगा वो मैं बना दूंगा. ठीक है? तो आप लोग को भी ऐसे कंफर्टेबल रहना है कि किस तरीके से अप्रोच करना है. तो कुछ और क्वेश्चंस देखते चलते हैं जिससे कि हमें ये आइडिया क्लियर हो जाए कि आज हम क्या डिस्कस क्या करना चाहते हैं, कैसे अप्रोच करेंगे. ओके. तो नेक्स्ट जो मिसकॉन्सेप्शन, इस लेक्चर का आज का पार्ट पूरा मिसकॉन्सेप्शन आपके क्लियर करना है. तो नेक्स्ट मिसकॉन्सेप्शन बना देते हैं आपको ये. सो लेट्स सी, ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा. ये भी रेस्ट पे है, आपको बताना है. लेट्स से ये है 5 kg और ये है 10 kg. सो देख लेते हैं. सो इट इज एट रेस्ट system. This system is at rest. Find
दो चीजें फाइंड करना है। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 6 kg box, sorry 6 नहीं 10 kg box, and number 2 all normal reactions। चले बताए क्या होगा। नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन बोथ कर लेते हैं। फाइंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 5 kg and 10, 5 and 10 kg boxes। चले बताए 5 kg पे 150 ग्रेविटी क्या हो जाएगा? 5 kg पे 50 क्लियर है। 5 kg पे 50 हो जाएगा और 10 kg पे कितना हो जाएगा? 100 100 10 kg पे 150 नहीं होगा? 150 सो 10 kg पे देख लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि 10 kg को फील तो होगा ये वाला 5, बट दैट इज नॉट ग्रेविटी ऑफ 10 kg। वो क्या है? एक्स्ट्रा नॉर्मल है। आपको ये याद रखना है। इस क्वेश्चन को बताने का पर्पज ही एक था कि अगर मैं इसका वेट देखूं ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो रीजन बीइंग अगर मैं आपको ये पूछूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वो हो जाएगा 5 kg के लिए अगर देखूंगा तो वो हो जाएगा W1 लेट्स से वो हो जाएगा 50, और फॉर 10 kg अगर देखूंगा दैट विल बी W2 लेट्स से दैट विल बी 100। क्लियर? एक चीज याद रखना है, W2 इज नॉट 150। ये बिल्कुल आपको याद रखना है और ये मैं अभी समझाना चाहता हूँ क्या कि ये जो W1 और W2 है, ग्रेविटी किसी की ग्रेविटी दूसरे पर इम्पैक्ट नहीं करती। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 kg यहाँ पर ऐसे एयर में है और 10 kg ऐसे है, ये ऐसे कोई होल्ड करके रखे इसे हवा में, क्या ये 5 kg की ग्रेविटी 10 को इम्पैक्ट करेगी क्या? no नहीं। sir. तो अगर मैं इसे कांटेक्ट में भी रख दूंगा तो 5 kg की ग्रेविटी नहीं इम्पैक्ट कर रही है 10 को। कौन इम्पैक्ट कर रहा है? ये बीच में जो नॉर्मल लग रहा है। समझ आया? yes तो वो जो फील होने वाला है 10 kg ब्लॉक को एक्स्ट्रा 50 फील होने वाला है, दैट इज नॉट वेट, वो क्या है? नॉर्मल है। समझ आया सबको कि ग्रेविटी कभी भी दूसरे की मत लगा देना एक दूसरे पे। तो व्हाट एक्स्ट्रा 50 न्यूटन is felt by 10 kg block is not gravity of 5 kg, gravity of 5 kg, it's normal force between 5 kg and 10 kg। समझ आया सबको yes sir कि ग्रेविटी मत लगा देना, वेट मतलब बोल देना कि उसको 10 kg पे ग्रेविटी 150 होगी, ग्रेविटी उतना ही रहेगी। हमें क्या नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं यार हम लोग। नॉर्मल Sir. रिएक्शंस बहुत ही इजी पार्ट। ओके, तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? बॉक्सेस अलग अलग बनाते हैं। हाँ पूछिए। Sir, if we consider the both boxes as a system, then gravity 150 Then will be also the gravity on 10 kg will be 100 if I consider both as a box. So I'll say the box which is of 15 kg, how much will be the gravity of this 15 kg? Then it will be 150, but I have asked exclusively कि 10 kg का gravity कितना होगा। तो 10 kg को फील क्या होगा वो नहीं पूछा मैंने पूछा उसका ग्रेविटी कितना होगा, तो वो 100 ही रहेगा। डन। yes sir उसका फील 150 होगा, दैट्स फॉर श्योर, बट वो एक्स्ट्रा 150 क्या है? normal नॉर्मल के थ्रू फील होगा, नॉट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो चलो नॉर्मल बना लेते हैं। नॉर्मल क्या होगा? इसको पुश करेगा अप, इसको पुश करेगा डाउन। सो लेट्स से दिस इज नॉर्मल नंबर 1। देन नॉर्मल नंबर 2 ग्राउंड। क्लियर? अभी ये क्या है? 5 kg है, ये 10 kg है। दोनों की ग्रेविटी बना देते हैं। इसकी ग्रेविटी कितनी होगी? 50, और इसकी ग्रेविटी कितनी होगी?
100। ठीक है, अब देखिएगा, अभी क्वेश्चन देखिएगा फॉर 5 kg ब्लॉक, फॉर 5 kg ब्लॉक। बताओ भाई क्या सिचुएशन होगी 5 kg के लिए? एफ नेट 0 करेंगे तो अप डाउन जो भी हम इक्वेट कर सकते हैं। तो बताओ एफ एफ में क्या लग रहा है? 50 न्यूटन, एफ डाउन। हाँ, एफ अप में लग रहा है N1 और डाउन में कितना लग रहा है 50। सो N1 50 न्यूटन। हो जाएगा 50 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फॉर 10 kg ब्लॉक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखेंगे सब 10 kg ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझे कि इसमें जब मैं एफ नेट 0 करूंगा, एग्जाम में बार बार एफ नेट 0 लिखने की जरूरत नहीं होती है और ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं होती है, एफ अप इज इक्वल टू डाउन। वो बोर्ड्स का एग्जाम नहीं दे रहे हैं हम, बट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे आप नोट्स रिवाइज करें तो आपको समझ आए। अप में बताओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं? तो अगर आप फील करोगे तो अप में इस 10 kg वाले को देखो, मैं फिर से यहाँ पे बना देता हूँ 10 kg, ये 10 kg को मैं बनाता हूँ, ये 5 को भी बना देता हूँ। 5 को देखूंगा तो एक फोर्स अप लग रहा है, तो इसलिए मैं अप को इस तरीके से बनाऊंगा, देखो N1, और डाउन क्या लग रहा है W1। ओके, अब 10 kg पे देखना, 10 kg पे एक ऊपर वाले की नॉर्मल लग रही है, ये दिख रहा है नॉर्मल, तो 10 kg पे एक नीचे की तरफ लगेगा ना नॉर्मल, ऐसे डाउन एरो, दिस इज नीचे N1। ठीक, एक अप एरो लगेगा, दैट वाज N2 N2, और एक तो नीचे हमेशा डाउनवर्ड लगता है, दैट इज mg। ग्रेविटी। ठीक है, W2। तो अब इसका मतलब समझो यार, अब एकदम समझो, अप में कौन सा फोर्स है? सिर्फ N2, जबकि डाउन में N2 कौन कौन है? N1 भी है और प्लस N2 plus mg। W2 है। क्लियर? तो ये N1 के वजह से एक्स्ट्रा 50 है आ रहा था, इसलिए उसको नॉर्मल जो फील होगा वो कितना फील होगा? 150 जितना फील होगा। क्लियर? तो अभी समझ आया सबको कि एग्जैक्टली क्या चीजें चेंज हो रही हैं, नॉर्मल कैसे चेंज हो रहा है और क्या पॉइंट हो रहा है। डन? तो ये दोनों एग्जांपल बहुत अच्छे से सबको समझ आ गए ना? यस सर। ओके, वेरी गुड। अभी एक थर्ड मिसकॉन्सेप्शन पे चलते हैं। आज का टोटल पॉइंट है कि आपको किस टाइप की गलती पूरे चैप्टर में नहीं करनी है वो समझना है। एनएलएम एक बहुत ही वास्ट चैप्टर है जो आपको पूरी फिजिक्स में यूज होता है, पूरी फिजिक्स में यूज होगा आपको एनएलएम। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जो बेसिक गलतियां होती हैं वो नहीं होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग को ये डाउट रहता है ना पूरा टाइम पे, सर 2x प्लस 1/3 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5, सो ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं वो लोग, 15 ऐसे कर देते हैं, ऐसे होगा क्या? नो सर। नहीं, this 3 must be in divide of whole expression, then only you can use this 3 as a multiplier। okay? तो ये मिसकॉन्सेप्शन फिजिक्स में नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं आज कुछ चीजें आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चले तो एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं बहुत ही अच्छा सा। अगर एक इंक्लाइन प्लेन है, अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि थीटा एंगल पर है, अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट्स से ये एम मास का है, मैं अभी एम की वैल्यू नहीं दे रहा हूं क्योंकि कोई पॉइंट ही नहीं है, एम मास का है। नाउ फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, तो नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है, कैसे करेंगे? तो देख लेते हैं। हमें क्या करना है यार, पहले चेक करना है कि यार नॉर्मल लगेगा कहाँ पे। तो हमें पता है कि ये बॉक्स इस तरीके से इंक्लाइन प्लेन के अकॉर्डिंग है, परपेंडिकुलर टू सरफेस। हाँ, तो परपेंडिकुलर टू सरफेस लगाना पड़ेगा हमें, सरफेस खुद इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब जो नॉर्मल लगेगा वो इस सरफेस पे ऐसे लगेगा। समझ आया क्या सबको? Yes sir। ये नॉर्मल होगा। अच्छा, अब एक मिसिंग पॉइंट, क्या गलती क्या होगी? mg की। mg कैसे लगना चाहिए? एकदम ऐसे वर्टिकल, Perpendicular down. Downward। परपेंडिकुलर डाउन। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो क्या अभी मैं n इज इक्वल टू एम जी लिख दूंगा क्या ऐसे? n इज इक्वल टू एम जी No sir। नहीं mg लिखेंगे। cos theta। mg cos रुको भाई देख लेते हैं, n इज इक्वल टू एम जी ऐसे लिख देंगे नहीं। तो मेरे में आइडिया आया क्या, कंपोनेंट करने का आइडिया आया। तो चले यार देखें, कंपोनेंट कर देते हैं। तो कंपोनेंट करने का आइडिया देखें क्या होगा, हमें एक्सेस ऐसे ड्रॉ कर लेनी होगी। क्लियर? सबको समझ आ रहा है एक्सेस ऐसे ड्रॉ कर लेंगे? यस सर। अच्छा,
अब देखिएगा मिसकॉन्सेप्शन क्या है, कि आपको ये इंक्लाइन प्लेन पता है कि ये एंगल आपको क्या दिया है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल दिया है थीटा, तो इसका मतलब ये एंगल आपको क्या दिया है, थीटा। समझ आया सबको, ये एंगल क्या है, थीटा है, जो कि इंक्लाइन का एंगल है, वही आपका एंगल है। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 minus minus theta. गुड। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो देखो मुझे ये भी पता है ना कि ये 90 है, और अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा आ रहा है किसी रीजन की वजह से, इसका मतलब ये एंगल भी कितना है, थीटा। थीटा। तो बेटा मैं बैलेंस करने के लिए ये भी तो लिख सकता हूँ ना, क्या, n cos theta, n into cos theta will balance what, mg. mg. Is it correct or not? Yes. Yes. Correct. की क्या मैंने नहीं की, कोई भी गलती नहीं की, बट ये रॉन्ग है, बड़ा सा क्रॉस, क्योंकि हम भाई मिसकॉन्सेप्शन ही सिखा रहा हूँ आपको कि कोई भी ऐसे मिसकॉन्सेप्शन रहने नहीं चाहिए थे। रॉन्ग क्यों हुआ, रॉन्ग क्यों हुआ, अब हम इसको जज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, अच्छा कोई बताना चाहता है क्यों, क्या लगता है ये गलत क्यों है, हमें पूरा हमने एंड चाहिए रियल ना, तो नहीं ना। कंपोनेंट नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें तो एफ एफ इज इक्वल टू डाउन करना है। रुको रुको रुको, एक और अच्छी बात पता चली, दैट्स व्हाई यू नीड टू पार्टिसिपेट। अगर आप आंसर करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें नई क्लियर होती हैं। मैंने किया एफ नेट इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने कर दिया एफ अप इज इक्वल टू डाउन। तो क्या कुछ गलत किया गया, नहीं, ये तो बिल्कुल सही लिखा है मैंने, अप पे यही वाला फोर्स है, डाउन पे यही वाला फोर्स है, कोई गलती नहीं की, एकदम सही लिखा है ये। बताओ तो फिर कहाँ गलती कहाँ पर है। सर वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आप क्यों है? नहीं, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में नहीं ऐसा कुछ, एफ इज इक्वल टू डाउन, एफ नेट इज इक्वल टू 0, ये वाले पॉइंट पे गड़बड़ है। पता है क्या गड़बड़ है, गड़बड़ यहीं पर है, ये ऐसा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। क्या, अगर आप छोड़ दोगे तो ये बॉक्स नीचे आ जाएगा ना, अगर आप छोड़ दोगे तो जी ये का नीचे आ कंपोनेंट जाएगा। मतलब ये है कि ये बॉक्स अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पर है ही नहीं। क्लियर, तो ये Yes. रॉन्ग होने का रीजन क्या है, लेट्स सी द रीजन। रीजन क्या है, the object is not at rest or equilibrium, is not at rest in vertical direction. क्लियर, सो इसका मतलब एफ इज नॉट इक्वल टू अप डाउन। समझ आया, क्यों हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में रेस्ट में है क्या, No, नहीं। sir. नहीं है। तो ये पहला मिसकॉन्सेप्शन था, मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को डाउट होता है, किसी बुक में लिखा नहीं होता ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, और सारे स्टूडेंट्स बस लगता है ठीक है यार चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उन्हें ये डाउट आता है सर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं। तो अभी रीजन समझ आए कि क्यों नहीं कर सकते। Yes, sir. अप इज इक्वल टू डाउन पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट एट रेस्ट इन वर्टिकल डायरेक्शन। डन, बट थोड़ी सी अब हम यहाँ पर ट्रिक यूज करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें फिजिक्स में क्वेश्चन तो सॉल्व करना है। तो हम ट्रिक ये यूज करेंगे, इवन द बॉक्स इज स्लाइडिंग it is not moving anywhere perpendicular to the plane। मतलब क्या है इस लाइन का मतलब देखें, इसका मतलब ये है कि ये प्लेन है और ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स थोड़ी देर में यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर, तो ये आगे मूव हुआ, तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये वर्टिकल में डाउन आया कि नहीं, वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं यस। हुआ, इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं,
भाई हुआ ना ये एक्स, Yes. एक्स भी हुआ और वाई भी हुआ, वाई डिस्प्लेसमेंट भी इसका होगा जब ये यहाँ पर आ जाएगा। सो एक्स इज देयर, वाई इज देयर, एक्स इज देयर यस एंड वाई इज देयर यस। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में चेक करो, तो चेक कर लेते हैं। ये प्लेन का परपेंडिकुलर है, ये प्लेन का परपेंडिकुलर है। पहले बॉक्स था यहाँ पर, डन, ये बॉक्स है, अभी भी बॉक्स यहाँ पर है। क्या प्लेन के परपेंडिकुलर में कोई भी मोशन हुई क्या Oh, sir. इस डायरेक्शन में? No. नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये वाली डायरेक्शन चूज कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्या कि ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है उसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। सो वी कैन बैलेंस द फोर्स इन विच डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। क्लियर? सो इसका मतलब ये हो गया कि हम अप एंड डाउन बैलेंस कर सकते हैं अलोंग द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन को मैंने कैसे बना लिया, इस तरीके से बना लिया। प्लेन जो इंक्लाइन था उसे मैंने ऐसे सीधा फील कर लिया और अब अप डाउन कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन कर सकते हैं, बट कहां पर? परपेंडिकुलर टू, Along the plane. यस, perpendicular. परपेंडिकुलर टू द प्लेन। प्लेन के परपेंडिकुलर हम अप डाउन और ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब हमेशा याद रखना कि इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में, इंक्लाइन प्लेन के क्वेश्चन में आप एफ एफ इज इक्वल टू डाउन कहां पर लगाएंगे? हमेशा अलोंग द प्लेन, Perpendicular to plane. परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसे अप और डाउन बोला करेंगे हम। तो इसे बोलेंगे हम एफ डाउन और इसे बोलेंगे हम एफ अप। क्लियर? समझ आया? ये वाले को अप डाउन नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां पर इक्विलिब्रियम है ही नहीं। तो हम एज पर आर इक्विलिब्रियम एफ अप डाउन इसे बोलेंगे। तो इसका मतलब सिचुएशन क्या हुई कि ये फिगर में हमें लगाना है अप डाउन, इस लाइन पे नहीं लगाना अप डाउन। तो इसका मतलब हमें ये वाली लाइन पे अप डाउन लगाना है। तो हम बना लेते हैं। यहाँ पर क्या लग रहा था? mg। यहाँ पर क्या लग रहा था? नॉर्मल। तो हमें फिर इसका मतलब किसका कंपोनेंट करना चाहिए? नॉर्मल का नहीं करना चाहिए, mg mg का mg का कंपोनेंट करना चाहिए। तो आपको ये पता पहले से था, बट रीजन पता था क्या? नहीं। No, बट अभी आपको अच्छे से क्लियरफुल होना चाहिए। और ये बिल्कुल याद कर लो, मैंने बता, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली हमने काफी बार देखा हुआ है कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? mg cos थीटा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं दैट n विल बैलेंस mg cos थीटा। तो देखो ये दो फर्क होता है। पहला, यू नीड टू हैव अ नॉलेज कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। नाउ फॉर द एग्जाम पर्पज यू मस्ट जस्ट रिमेंबर इट कंप्लीटली। ऐसा बिल्कुल एकदम फैक्ट की तरह याद कर लो क्या, दैट n बैलेंस करेगा mg cos थीटा को। ऐसा कभी मत करना कि n के कंपोनेंट को बैलेंस करा दो mg से। रीजन समझ में आया? बिकॉज yes, हाँ, कि अप और डाउन डायरेक्शन में वो स्टेबल है ही नहीं। वो किस डायरेक्शन में स्टेबल है? ये वाली डायरेक्शन में। डन? तो ये थर्ड मिसकॉन्सेप्शन क्लियर हुआ सबको रिगार्डिंग ये नॉर्मल Yes, कैसे sir. balance करेंगे? ओके, वेरी गुड। कुछ और चीजें देख लेते हैं फिर। यहाँ पर थोड़े से कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं कि और किस किस टाइप में आपको नॉर्मल के बारे में बता सकता है। सो लेट्स सी दिस वन। ये आप लोग को ट्राई करना है ये क्वेश्चन। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सोचना है, few seconds, and then you need to answer. This is wall number 1, this is wall number 2. So the question is, which wall will exert higher normal reaction? You need to think properly, okay? Do not answer just
कि ओके 2 ऑप्शन है, 1 या 2, दो में से कोई तो करेक्ट होगा. आंसर विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. सो विच वॉल विल exert higher normal reaction if the ball is in equilibrium? जो भी आंसर करेगा मैं उससे एक्सप्लेनेशन ज़रूर पूछूंगा. तो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए. ये इसका सेंटर ऑफ मास है और इसका मास कुछ m है, तो वो mg तो लगेगा ही, और उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है. सो लेट्स सी. ओके अथर्व, आपने आंसर कर दिया है. आप आंसर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे? यस सर. ओके बताएं हाउ यू डिसाइडेड इट. सर वेट और एफ जी हमें नीचे लगेगा, 2 की साइड लगेगा. ओके सो 2 की साइड नॉर्मल का फोर्स ज्यादा रहेगा. ओके 2 के साइड नॉर्मल का फोर्स ज़्यादा रहेगा. आपने कुछ रीज़न दिया उसका, ठीक है चले. ओके और कोई बताना चाहता है? एनी अदर रीज़न? सर या फर्स्ट केस में नॉर्मल वेट डायरेक्टली नीचे लग रहा है, यानी कि 90 डिग्री पर है ना, तो फिर वो हाँ. 0 हो जाएगा. ओके फर्स्ट वाले का नॉर्मल 0 हो जाएगा. तो सेकेंड विल बी हायर. ओके ठीक है. मतलब थोड़ा सा आइडिया सबका बहुत ही अलग अलग है. एक बार हम थोड़ा सा जज कर लेते हैं चीज़ों को कि यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है. सिचुएशन देखें, मैं इसी फिगर में बना देता हूँ. यार नॉर्मल कैसे लगेगा? इस कॉमन टेंजेंट के परपेंडिकुलर. क्लियर है? ये क्या हो जाएगा? n2. कोई डाउट किसी को n2 में? नो सर. ओके ओके n2 इस एरो के लॉन्ग लगेगा. n1 ऐसे लगेगा. कोई डाउट किसी को n1 में? Yes. नो सर. ओके गुड. नो सर. ये n1 लग गया. अभी क्या मिसिंग है? एक और कौन सा फोर्स? mg. Gravity. जी. mg लगेगा डाउनवर्ड. ये लगेगा हमारा वेट. तो यार ऐसा करता हूँ, मैं इसको एक पॉइंट पे बना देता हूँ. देखो अब आप लोग अच्छे से समझोगे. ऐसे एक पॉइंट पे मैंने बताया था कि फोर्स का एरो मैटर करता है, तो अभी मैंने एरो के अकॉर्डिंग n2 को ऐसे बना दिया. किसी को कोई डाउट इसमें? मत बोलना कि सर ऐसे पहले नीचे लग रहा था फोर्स, अभी आपने ऊपर क्यों कर दिया n2 को. मैंने सिर्फ एरो के अकॉर्डिंग n2 को आगे एडजस्ट किया, जिससे फील बेटर होगा. वो समझ आया? यस सर. ओके Yes, अभी sir. n1 को भी बना देते हैं. n1 इस लाइन के लॉन्ग लग रहा था, अच्छे से फील हो जाए वो सॉल्विंग में, इसलिए हमने n1 को ऐसे बना दिया. ये आ गया भाई n1. एक जो बचा वो है mg. अब बताओ ये इक्विलिब्रियम में है? यस क्वेश्चन सर. सही है. सो इसका मतलब एफ नेट क्या होना चाहिए? 0. एफ तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अब एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन. एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन. अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि यार एफ अप में कौन है? अप में तो n2 का कोई कंपोनेंट आएगा ना. समझ रहे हो आप? Yes. अच्छा तो इसका मतलब फील करिएगा कि लेट्स से मैं कोई रैंडम सा ऐसा थीटा मान लेता हूँ, ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, मान लेता हूँ ये थीटा है. तो कौन आएगा अप में? Sin theta. n2 sin थीटा. वो किसके बराबर हो जाएगा? Mg. mg के बराबर. अच्छा बिकॉज n2 इज लेस, सॉरी माय मिस्टेक, sin थीटा इज लेस देन 1. ये सबको पता है, यस सर. यस सर. ठीक है. तो अगर sin थीटा 1 से कम होगा, क्योंकि कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या होगा? n2 mg से बड़ा है या ज़्यादा है? मतलब कम है या ज़्यादा? ज़्यादा. ज़्यादा होगा ना, क्योंकि n2 का Yes. कंपोनेंट जाके mg को बैलेंस कर रहा है. इसका मतलब n2 mg से ज़्यादा ही होगा. ज़्यादा है. तो n2 क्या होगा? mg से ज़्यादा होगा. रीज़न समझ में आया है n2 क्यों mg से ज़्यादा होगा? क्योंकि यस n2 सर. का कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा mg को. अच्छा अब हम इस वाले पे देखते हैं, n1 को कौन बैलेंस करेगा? Cos theta. लेफ्ट इज इक्वल टू एफ राइट. Right. अच्छा तो एफ लेफ्ट में है n1 और इसमें क्या है? n2 cos theta.
N2 cos थीटा। अच्छा, N2 तो क्या है ऑलरेडी mg से ग्रेटर बड़ा है, क्लियर। तो इसका मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं क्या कि यहाँ पर देखें N2 ऑलरेडी ये क्या है, ग्रेटर देन mg है। अब हम उसका क्या लेंगे, एक कॉस कंपोनेंट लेंगे, cos तो कॉस उसको क्या कर देगा, स्मॉल कर देगा, छोटा कर देगा। तो n1 बराबर मतलब n1 किसके बराबर हो पाएगा मैक्स, mg के बराबर ही हो सकता है ना, कभी भी उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो एक सिचुएशन देखते हैं कि cos थीटा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 1। तो cos थीटा 1 से कम ही रहेगा ना, क्योंकि कोई तो एंगल दिया होगा, कोई तो एंगल दिया ही है। तो cos थीटा इज लेस देन 1, क्लियर। इसका मतलब n2 का कंपोनेंट आ रहा है तो n1 तो n2 से ज्यादा ही होगा ना। सो यहाँ पर दो चीजें देखने को मिली कि अगर cos थीटा ऑलवेज लेस देन 1 होगा तो इसका मतलब ये होगा क्या कि n2 का एक कंपोनेंट n1 को बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब n2 ज्यादा होगा किससे, n1 से। तो मेरा इस क्वेश्चन को समझाने से दो चीजें हैं, मैंने पूछा क्या था ये वाला पार्ट, और एक एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया mg वाला पार्ट कि n2 mg से भी ज्यादा होगा और n2 n1 से तो पक्का ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि n2 का एक कंपोनेंट बैलेंस कर ले रहा है n1 को। पॉइंट समझ में, इसको इस वे पे भी देख सकते हैं, बिकॉज अ कंपोनेंट of n2 is going to balance complete n1, क्लियर। तो यहाँ से दोनों को समझ में आ गया यार क्या सिचुएशन रहेगी कि n2 का एक कंपोनेंट बैलेंस कर लेने वाला है, तो मतलब कोई भी पॉइंट नहीं रहेगा, mg आराम से बैलेंस हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल सिमिलर वे में देखते हैं, थोड़ा सा इसी नॉर्मल के पैटर्न पे। याद है अभी मैंने प्रीवियसली आपको एक लैडर वाला एग्जांपल दिया था कि एक वॉल है और वॉल में दो टाइप से लैडर रख सकते हैं आप। एक तो लैडर रख सकते हैं ऐसे इस टाइप पे, और एक रख सकते हैं इस टाइप पे। अच्छा, बताएं कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, लैडर को कैसे रखना ज्यादा स्टेबल होता है, फर्स्ट rod केस या सेकंड केस, second case सबको समझ आ रहा है first इसमें। case अरे यार कर रहे हो, इसमें स्लिप ज्यादा होगा। सेकेंड केस। अभी लैडर यूज नहीं किया क्या, वॉल के ऊपर टिका के रख यस। दोगे तो बहुत स्टेबल हो जाएगा वो, ठीक है। सो ये केस 1 है, ये केस 2 है, विच केस इज मोर स्टेबल। तो रीजन क्या होने वाला है, रीजन ये है कि लैडर गिर जाती है, प्रॉब्लम क्या है कि लैडर स्लिप कर जाती है। तो आप देखो कि यहाँ पर कांटेक्ट है, ये नॉर्मल कैसा होगा, इस टाइप का, यस डन। सर। और यहाँ पे नॉर्मल कैसा होगा, इस टाइप का। तो केस 2 में उसको जो स्लिप कराने वाला फोर्स है वो क्या है, का नॉर्मल का कंपोनेंट। कंपोनेंट है, जबकि में पूरा नॉर्मल उसे स्लिप कराएगा। तो कौन सा केस ज्यादा टफ हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल, फर्स्ट वाला, क्लियर। सो स्लिपिंग फोर्स कितना है, स्लिपिंग फोर्स पूरा n1 है, पूरा n है, वाइल इसमें स्लिपिंग फोर्स क्या है, n plus component कंपोनेंट। सो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ n, और कंपोनेंट ऑफ n है, सो विच विल बी ऑलवेज लेस देन n, पक्का समझ, ये तो पता ही है ना। सो विच विल ऑलवेज बी लेस देन n। तो इसका मतलब कौन सा स्टेबल है, केस 2 इज मोर स्टेबल। किसी को कोई डाउट इसमें, ये समझ आया ना कि कौन किसमें क्या क्वेश्चन रहेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन के यूजेस समझ में आ रहे हैं क्या आप लोग को, yes sir ओके वेरी गुड।
तो यहाँ तक तो मैं जो चीजें समझा रहा था वो मिसकॉन्सेप्शन को लेके समझा रहा था कि क्या क्या टाइप के मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं। अभी हम आते हैं एक्चुअल क्वेश्चंस में, सॉल्विंग में आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस का क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सपोज ये 20 kg का ऑब्जेक्ट था और लेट्स से ऐसे रखा हुआ है और इसमें हम इसको पुल कर रहे हैं एक पर्टिकुलर फोर्स से, लेट्स से दैट फोर्स इज 100 न्यूटन। तो ये बेटा ये फोर्स लिस्ट में, एफबीडी की लिस्ट में ये फोर्स किस लिस्ट में आएगा? इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे हम? बताएं, लिस्ट में ये किस टाइप का फोर्स माना जाएगा? कांटेक्ट फोर्स मानेंगे इसे। अरे कांटेक्ट में नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग ये सब आएगा। ये तो क्या बन गया? नॉर्मल। अरे नॉर्मल बन गया, External force. एक्सटर्नल फोर्स एक्सटर्नल। बन गया। ये एक एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है। अच्छा, हमें मोशन किस डायरेक्शन में लगानी है? अप डाउन लेफ्ट राइट। क्लियर? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। सो पहले ये देखो कि क्या ऑब्जेक्ट मूविंग है या रेस्ट पे है। कुछ गिवन है क्या आपको? मूविंग या रेस्ट कुछ गिवन है क्या? नो सर। ओके, मूविंग और रेस्ट नॉट गिवन। बट बाय डिफॉल्ट आप ये बोल ही सकते हो, क्या ये ग्राउंड को छोड़ के चला जा रहा है क्या कहीं? नो सर। नहीं। सो मूविंग और रेस्ट इज नॉट गिवन, बट we are sure about what? We are sure it is not moving in vertical direction. Clear? अगर वो ग्राउंड पे ही रहेगा तो इसका मतलब वर्टिकल में नहीं मूव कर रहा, तो हम क्या लगा सकते हैं? क्या एफ नेट जीरो है? एफ नेट जीरो है क्या? नहीं, एफ नेट जीरो नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट से दैट एफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट है। ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है। एफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट कुछ भी गिवन नहीं है। बट एक चीज हमें पता है, क्या वर्टिकल में कहीं जा रहा है क्या? नहीं। No. तो अगर मैं ये बोलूं कि नेट फोर्स ऑफ वर्टिकल ये जीरो है, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? Yes, sir. यस सर। ये स्टेटमेंट यार करेक्ट है। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ऑलवेज लेफ्ट राइट और अप डाउन लगाना है। कोई एक भी सेपरेट आप लगा सकते हो। तो एफ लेफ्ट इज इक्वल टू राइट तो नहीं बोल सकते हैं, बट हम क्या बोल सकते हैं? एफ अप इज इक्वल टू एफ डाउन, ये बोल सकते हैं। समझ आया? अच्छा, अगर हॉरिजॉन्टल का, अगर एफ नेट हॉरिजॉन्टल का जीरो नहीं है, का जीरो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसका मतलब एफ इज इक्वल टू एम ए लगा सकते हैं ना फिर। बट किस डायरेक्शन में लगाएंगे? सिर्फ along x axis only, along x axis। समझ में आया ना? हॉरिजॉन्टल आई मीन। वर्टिकल में लगाने की जरूरत है क्या? नो सर। वर्टिकल में अप डाउन बराबर है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू दो चीजें क्लियर करने वाले हम, क्या कि ऐसा जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स जीरो हो। अगर एक डायरेक्शन का नेट फोर्स भी जीरो है तो काम बन जाएगा। समझ आया? तो सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। चले, ये तो जस्ट कॉन्सेप्ट था जो हमने अभी आपको बताया। ये 20 kg ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन लग रहा है 37 डिग्री पे। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? वेट दिखाना, Gravitational force. वो क्या हो जाएगा? 200। क्लियर? दूसरा नॉर्मल। थर्ड, ये एफ अप डाउन में है क्या? नहीं, तो हमें एफ के क्या कर लेने चाहिए? Components. कंपोनेंट्स कर लेने चाहिए। तो इसका मतलब एफ के कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? एफ इंटू साइन 37। Sin 37.
एफ 100 साइन 37 कितना होता है? 3/5. 3/5. 3/5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 60। यहाँ पे कितना होगा? एफ कॉस थीटा मतलब 4/5. यस, सो इट इज 4/5, सो 80. आंसर इज 80। तो मैं फिर से फिगर को अच्छे से बना देता हूँ, देखें, आपको टेंशन नहीं हो जिसमें से, पूरा अच्छे से देख लेते हैं। नीचे लग रहा है 200, डन। ऊपर लग रहा है नॉर्मल। मैंने बताया मैं अब कहीं पे भी बनाऊंगा, मेरा जो भी मन करे, मैं सिर्फ अप डाउन पे फोकस कर रहा हूँ। एक और ऊपर लग रहा है, एरो नहीं चेंज करना कभी भी। एक और ऊपर लग रहा है कितना? 60. 60 का। एक 60 न्यूटन. हॉरिजॉन्टल में लग रहा है कितना? 80. 80। 80. 80. इसका मतलब ये है कि अप डाउन तो होगा बट हॉरिजॉन्टल में तो ये मूव कर जाएगा ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल में इसके पास क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। Acceleration. भी तो इसका मतलब ये क्वेश्चन अलग अलग सॉल्व करेंगे, एक्स एक्सिस में अलग, वाई एक्सिस में अलग। वाई एक्सिस में क्या बोलेंगे हम? एफ अप इज इक्वल टू Look down. एफ डाउन। चलो तो अप में बताओ कितने फोर्स हैं? अप डायरेक्शन में कौन कौन है? 60 plus n. Normal and Normal plus नॉर्मल एंड वो 60. कंपोनेंट 60, एन प्लस 60, और डाउन में कितना है? 200. 200. एन कितना आ जाएगा? 140. 140. 140। तो आंसर हमारा होगा दैट नॉर्मल रिएक्शन इज 140। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है मैं फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि एक आपने याद है ना, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है मैक्स का? UMG. न्यू म्यू एन. एम जी नहीं होता भाई, भूल जाओ म्यू एम new जी। and न्यू एन. एन New होता N. है। एन कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द एम जी। देखो यहाँ पे अलग है ना, 200 है क्या? एन नहीं है। तो इसलिए हम ये एन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, सो दैट योर फ्रिक्शन टॉपिक विल ऑलरेडी बी कवर्ड। ओके, एफ नेट इज इक्वल टू क्या कर देंगे? एम इंटू ए। तो नेट में कितना लग रहा है? 80। एम कितना है? 20 इंटू ए। सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकेंड। 4. डन। और ये किस डायरेक्शन में? सिर्फ एक्स एक्सिस, X-axis. आई Horizontal. कैप. आई ठीक है, कैप. आई कैप वाले डायरेक्शन में। तो यार समझ आया? अभी आज का ये पोर्शन समझ में आया कि क्या डिस्कस करना चाहते हैं हम, कैसे? और यूज ऑफ नॉर्मल पता है ना, सबसे ज्यादा नॉर्मल का यूज किस में होता है? फ्रिक्शन। तो बेटा जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना, ये मैं बार बार इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। सो जो स्टूडेंट आज के लेक्चर को इतना केयरफुली अच्छे से ध्यान नहीं देंगे, उनको बाद में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि फ्रिक्शन में फिर पूछोगे सर ये 60 कैसे आ गया, फिर सर ये 140 कैसे निकाल दिया नॉर्मल। यू नीड टू बी मोर फोकस्ड राइट नाउ। अरे ओके, तो आई गेस ये ओके है सबको, एग्जांपल ये वाला, Yes. yes sir. दोनों चीजें। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने ये निकाला क्यों, क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है। तो बड़ा क्वेश्चन तो मैंने बनाया है ना, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड द एक्सेलरेशन आल्सो, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मच, हाउ मेनी क्वांटिटीज वी कैन फाइंड, वी नीड टू फाइंड, ओके, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। चल एक और एग्जांपल देख लेते हैं फिर। आप लोग सॉल्व करके रखें, आंसर चैट बॉक्स में मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व करके रखिए, फिर हम क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार।
ओके, तो देख लेते हैं। आई गेस सब लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। स्टेप्स Yes, sir. देख लेते हैं। हमें सारे फोर्सेस दिखाने हैं, तो अभी मैं धीरे धीरे आगे, जब मैं जैसे ही आगे सॉल्व करूंगा तो मैं स्टेप्स कम करता जाऊंगा, मैं बार बार अब सेम चीज़ें नहीं लिखूंगा। सो मुझे पता है वेट हो जाएगा 500 न्यूटन, और एक बॉटम से पुशिंग फोर्स आएगा, दैट विल बी आवर नॉर्मल रिएक्शन। Normal. और ये फोर्स का एरो नहीं बदलना है, इट दिस एरो इज इन अ टाइप ऑफ पुशिंग फोर्स, सो द कंपोनेंट विल आल्सो बी इन पुशिंग नेचर। तो ये थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है कि अभी जो कंपोनेंट होंगे वो पुशिंग नेचर के होंगे। सो अभी हमें पता है ये हो जाएगा F इंटू कॉस 60 डिग्री। तो एरो नीचे ले लेंगे ना, हाँ वो एरो को नीचे ले लेंगे नहीं तो। हाँ, वो नीचे बाद में लिख देंगे, अभी मैं जस्ट कंपोनेंट कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने वहीं पे कर दिया। तो ये कितना है, 400 गिवन है, और cos 200. 200. √3 1/2, सो ये आंसर आ जाएगा 200। और ये फोर्स देखें तो ये हो जाएगा यार F इंटू साइन 60 डिग्री 200 200 root हो 3. जाएगा, या 200 इंटू √3/2, सो ये हो जाएगा 200√3। अभी पॉइंट ये है, मैंने क्यों एंगल चेंज करके एक डिफरेंट एंगल दे दिया है, क्योंकि आपको ऐसा एग्जाम में एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऑलवेज सारे आंसर बहुत ही सिंपल आएंगे। तो कई बार आंसर्स थोड़े से डिफरेंट भी हो सकते हैं, पॉइंट में भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल रिएक्शन का एरो ऊपर होगा, बट ये जो फोर्स है इसका एरो क्या है, डाउन है, डाउनवर्ड है, एंड द फोर्स इज 200√3। ठीक है, एंड दिस फोर्स इज पुशिंग इन नेचर, इट इज 200। तो यहाँ पे अभी लगा सकते हैं अलग अलग, एक्स एक्सिस अलग सॉल्व कर सकते हैं एंड वाई एक्सिस अलग सॉल्व कर सकते हैं। सो मुझे पता है वाई एक्सिस में तो नेट फोर्स 0 है, सो अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि वाई में नेट फोर्स 0 है, अब समझ जाएंगे एफ एप इज इक्वल टू एफ डाउन। तो अप में कौन है, सिर्फ नॉर्मल है हमारे पास एप में। ठीक है, अप के लिए सिर्फ नॉर्मल है, और डाउन के लिए क्या क्या है, डाउन के लिए दो फोर्सेस हैं, एक तो 500 लग रहा है प्लस एक 200. 200 root 3. 200 ठीक है, तो नॉर्मल फोर्स कई बार एग्जाम में आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है 105 + 2√3, और या फिर √3 की आप वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू MA यूज करेंगे, F 200 यूज हुआ है, M 50 है, 4 A निकाल देंगे, तो A इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर आगे वैल्यू भी रख सकते हैं √3 की, और उसके अकॉर्डिंग पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। डन, तो किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके गुड। तो आज जो नो हमने सर। सीखा है, आज हमने जो सीखा है काफी इंपॉर्टेंट था, काफी इंपॉर्टेंट है। किस चीज को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके। आज हमने टोटल कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज्यादा फोकस किया हुआ है कि क्या गलतियां आपको आगे नहीं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किससे रिलेटेड, नॉर्मल एंड स्ट्रिंग टेंशन से रिलेटेड। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना काफी है। किसी को कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। पक्का, किसी को कोई डाउट? No, sir. No, sir. ओके ओके देन फाइन, ओके देन, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir. Have a nice day. Bye, sir. Have a nice day. Bye sir।